हेलो गाइस, कैसे हो। तो मोदी गवर्नमेंट की थर्ड सेशन का, मोदी गवर्नमेंट का तीसरा सेशन का फर्स्ट बजट निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। तो इसके लिए जो 2.5-3 घंटे की जो भी स्पीच थी वो सिर्फ आप चाहते हैं कि सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट में पूरा लेखा जोखा आपको मिल जाए कि वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना फायदा कारक है और कोई कितना नुकसान कारक है। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखना। मैं हूं एनपी जमोल, द ऑप्शन ट्रेडिंग विथ एनपीजे चैनल से। तो आप अच्छी तरह से वो देखना, आपको बहुत मजा आने वाला। एकदम से पूरा लेखा जोखा आपको इसमें से मिल जाने वाला है परफेक्टली वो बजट का। आप सभी का स्वागत है। तो जो पार्लियामेंट में जो बजट पेश हुआ है 2025 का 25-26 के लिए, तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो हम बात करेंगे इसमें इनकम टैक्स के बारे में, ताकि सभी को इनकम टैक्स के बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ताकि सभी को लगता है कि इनकम टैक्स में क्या बदलाव हुआ है, कितना हमें हमारे हाथ में रहेगा वो पूरा कमाई करके, वो सभी को इसमें इंटरेस्ट रहता है। तो इनकम टैक्स में सब बात करने से पहले इनकम टैक्स का जो बिल है वो पार्लियामेंट में अगले वीक पेश होने वाला है। और इसमें जो पॉइंट रखे जाते हैं वो पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे से पहले कि टीडीएस के बारे में। तो टीडीएस के बारे में हम बात करते हैं तो पहले जो सीनियर सिटीजन जो थे, और सीनियर सिटीजन जो टीडीएस जो कोई सीनियर सिटीजन है और उसको कोई ना कोई अपनी जमा पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कहीं ना कहीं, और उसका इसके अकाउंट में इंटरेस्ट आता है। अगर इसमें इंटरेस्ट आता है तो 50,000 तक का इंटरेस्ट तक टीडीएस नहीं कट रहा था, और इसके ऊपर जब जाता था कोई भी इंटरेस्ट की इनकम होती थी उसको सीनियर सिटीजन को, तो तब इसमें टीडीएस कट रहा था। तो अब वो लिमिट है, वो अच्छी बात यह है कि 50,000 से लेके 1 लाख तक ले गई है। तो अब 1 लाख तक कोई टीडीएस कट होने वाला नहीं है सीनियर सिटीजन के लिए। ये अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो अगर रेंटल हाउस में रहते हैं तो उसको ईयरली बेसिस पे 2,40,000 मतलब कि 20,000 तक का मिनिमम मंथली जो कोई रेंट पे करते हैं तो उसको इस पे ज़्यादा जो करते हैं तो उसको टीडीएस में वो दिखाना पड़ता था, उसका टीडीएस कटता था। वो लिमिट भी 2,40,000 से बढ़ा के अब 6 लाख तक कर दी है, ताकि 6 लाख तक, मैं कहने का मीनिंग है कि अगर आपका मंथली रेंट अगर 50,000 से कम है या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 को क्रॉस करके तभी आपको टीडीएस कट करना है, तब तक आपको टीडीएस आने ही नहीं वाला है। तो 6 लाख आप जो पे करेंगे इसमें जो हाउस रेंट, तो उसका टीडीएस आपको 6 लाख तक टीडीएस कट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात है। दूसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और धमाकेदार जो बात है तो वो इनकम टैक्स की मजेदार बात है कि 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर डाला है। कैसे कैसे फ्री होता है, कैसा उसका स्लेब है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मगर 12 लाख तक टीडीएस मतलब कि इनकम टैक्स 12 लाख तक का मतलब कि मंथली 1 लाख की अगर आपके पास इनकम है तब तक आपका इनकम टैक्स फ्री हो जाने वाला है। इसके अकॉर्डिंग टू रूल्स मैं नहीं बोल रहा फ्री हो जाने वाला, पर अकॉर्डिंग टू रूल्स वो फ्री होने वाला है। उसकी लिमिट 12 लाख तक की हो गई है, तब तक आप उसमें इनकम टैक्स फाइल आपको तब तक नहीं करेंगे तो अभी चलेगा, मगर इनकम टैक्स तो फाइल करना पड़ता है। मगर कहने का मीनिंग है तब तक आपको इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। कैसे नहीं लगने वाला इसकी बात भी मैं आपको तो फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यू इनकम टैक्स का जो बजट में न्यू इनकम टैक्स का जो बिल पेश होने वाला है अगले वीक में, इसमें सैलराइज पर्सन जो है उसको 75% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। तो उसका जो टैक्स का लिमिट है वो 12,75,000 तक का हो जाएगा, तब तक उसको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। अगर उससे ज़्यादा उसकी इनकम है तो इसमें जो टैक्स लगने वाला है वो कभी सब स्लेब इसमें डिफरेंट हो चुके हैं। तो इसमें जो डिफरेंट हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 0 से 4 लाख जब आपकी इनकम ईयरली होगी तो कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख तक 5% सिर्फ है। 4 से 8% 5 लाख टैक्स है। 8 से 12 लाख तक 10% का टैक्स लगने वाला है। वो जब आप उसकी इनकम टैक्स की जो बॉर्डर है वो क्रॉस करेंगे बाद में वो स्लेब जो लगने वाला है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और 12 लाख से 16 लाख तक 15% लगने वाला, 15% लगने वाला है। और 16 लाख मतलब कि 16 से 20 लाख तक मतलब कि 16 से 20 लाख तक आपको 20% का टैक्स लगने वाला है।
और 20 से 24 लाख तक की इनकम में 25% का टैक्स होने वाला है, और 24 लाख से जब ज़्यादा आप, इससे ज़्यादा जब आप इनकम करेंगे और इससे ज़्यादा आपकी सैलरी आएगी तब आपको 30% टैक्स लगने वाला है। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि न्यू सैलराइज पर्सन और अदर सैलराइज पर्सन जो है उसको नया जो स्लेब है वो भी अच्छा खासा इसमें मुनाफा मतलब कि बेनिफिट होने वाला है इस टैक्स के वो नए बजट में, इनकम टैक्स बिल में। ठीक है, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन होता होगा कि अगर 12 लाख से ज़्यादा मतलब कि 12,10,000 अगर हमारी इनकम है तो क्या हमें पूरा टैक्स भरना पड़ेगा? तो ना, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए पहले तो हम टैक्स कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि 12,10,000 अगर होता है तो इसमें नॉर्मली टैक्स क्या लगना चाहिए और कितना लगेगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो नॉर्मल टैक्स जो लगने वाला है इसमें पहले वो फर्स्ट कैलकुलेशन में वो इसमें लागू होगा वो मार्जिनल टैक्स रिलीफ कॉन्सेप्ट, ताकि वो कंसेप्ट है कि आपको जो भी कम टैक्स होता है दो कैलकुलेशन में से वो टैक्स आपको पे करना है। पहले हम नॉर्मल टैक्स की बात करते हैं तो नॉर्मल टैक्स में हम 0 से 4 लाख तक फ्री है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% लगने वाला है, तो वो 20,000 हुआ। 8 लाख से 12 लाख तक का हमारा जो होने वाला वो 10% है, तो वो 40 लाख हुआ। और 12 लाख से लेके 16 लाख का जो स्लेब आता है वो 15% के लिए होता है, तो वो होता है 1500 रुपया। तो सभी को मिला के 61,500 रुपीज़ टोटल टैक्स हुआ। तो क्या आपको ये पे करना है? नहीं, आपको लागू होने वाला सिर्फ मार्जिनल टैक्स रिलीफ कॉन्सेप्ट। वो क्या बताता है कि अगर आपको जो टैक्स स्लेब जो आया है आपके लिए, जो पे करने वाले जो स्लेब के हिसाब से जो होता है, और जो 12,000 से अप जितनी भी आपकी इनकम है, दोनों में से जो कम होगा वो टैक्स आपको लगने वाला है। तो इसका कैलकुलेशन क्या हुआ कि 12 लाख से 12 लाख तक आपकी जो नॉर्मल टैक्स था वो ₹61,500 लगने वाला था, लेकिन इसमें 12 लाख तक आपका टैक्स फ्री दिखाई दिया है, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। और इससे ज़्यादा आपकी इनकम कितनी हुई तो भाई 10,000 रुपीज़ की, तो आपको 10,000 का टैक्स पे करना है सिर्फ। आप समझ गए? जो 12 लाख अपने पास रहने वाला है इसके ऊपर आपने जो कैलकुलेट जो आपकी इनकम हुई वो भी इतना ही आपको टैक्स पे करना है, ताकि जो आपका जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ कंसेप्ट है इसके कैलकुलेशन से आपको ₹61,500 टैक्स लगने वाला था, लेकिन इसमें जो 12 लाख तक का आपका जो इनकम है वो तो फ्री, वो तो आपको इसमें टैक्स नहीं लगने वाला है, ऐसा इसने दिखाया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पे ऊपर की जो इनकम है वो 10 लाख है, 10,000 है, तो 10,000 तक का आपको वो पे करना है। अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है और आप इनकम टैक्स पे करते हो और उसका स्लेब के हिसाब से ऊपर की जब आपकी इनकम ज़्यादा हो गई, सपोज 16 लाख में 50,000 की हो गई, मतलब कि 15,50,000 की अगर आपकी इनकम है, तो दोनों कैलकुलेशन होगा कि मार्जिनल टैक्स में आपके कितना रिलीफ मिल रहा है या नॉर्मल टैक्स का क्या होता है स्लेब के हिसाब से, और दोनों में से जो कम होगा वो टैक्स आपको पे करना है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो हम अब बात करते हैं नया कंसेप्ट की। तो न्यू बजट के बारे में बात करते हैं, किसानों के बारे में, ताकि इंडिया है वो किसान प्रधान देश है, मतलब कि फार्मर्स रिलेटेड कंट्रीज है। इसमें कृषि का बहुत ही बड़ा योगदान होता है हमारी जीडीपी में, हमारा देश के विकास में, और सभी के लिए तो किसान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। तो किसान क्रेडिट जो कार्ड होता है, जो किसान को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी लिमिट बढ़ा के जो 3 लाख का जो उसका लिमिट था वो 3 लाख का लिमिट बढ़ा के अब 5 लाख तक का कर दिया है, और वो 7.7 करोड़ किसानों को इसमें, इतने फार्मर्स को इसमें अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो किसानों को भी अपनी क्रेडिट लिमिट जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट अच्छी तरह से गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है न्यू बजट में। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं तो पीएम धन धान्य कृषि योजना, वो एक योजना है, पीएम धन धान्य, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। इसमें देश के जो कंट्रीज है, हमारा पूरा कंट्री, इसमें से 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसा आता है कि इसमें
100 डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्शन होता है, जो किसान की जो आमदनी होती है, जो इसका प्रोडक्शन होता है किसान का, जो फसलें इसमें उत्पन्न होती है वो बहुत कम होती है। तो इसके लिए ये स्पेशल जोन किया जाएगा उसको 100 डिस्ट्रिक्ट, और वो 100 डिस्ट्रिक्ट में किसानों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाएगा। इसको स्पेशली कोई ना कोई ट्रेनिंग दी जाएगी, इसका कोई ना कोई वर्कशॉप किया जाएगा और उसको एजुकेट किया जाएगा कि कैसे वो अपनी किसान की इनकम कैसे बढ़े, कैसे इसमें से जो एग्रीकल्चर से आती है जो इनकम वो बढ़े, और इसकी बाय प्रोडक्ट बना के या तो उसकी कोई ना कोई प्रोडक्शन करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की जो इनकम है वो इंक्रीज कैसे हो, इसके लिए भी इस बजट में अच्छी तरह से सोच लिया है। तो पीएम धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 1.7 करोड़ किसान को इसमें बेनिफिट होने वाला है। बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाने वाली, बोर्ड की स्थापना की जाने वाली, ताकि लास्ट 4-5 ईयर से मखाना मार्केट में बहुत ही आने वाला आ रहा है, और मखाना की क्वालिटी कैसे बढ़े, उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़े, उसकी क्वालिटी जो इस वक्त आ रही है इसमें से कैसे न्यू कोई रिसर्च करके कैसे इसमें अच्छा खासा प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, या तो क्वालिटी में अच्छा खासा वो बढ़ोतरी की जाए, और किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए वो मखाना बोर्ड है वो कार्य करने वाला, और उसके लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम और सब कुछ ना कुछ वर्कशॉप या कुछ ना कुछ करके वो मखाना बोर्ड है वो मखाना की प्रोडक्शन करने में अच्छी खासी हेल्प करने वाले हैं। तो इस बोर्ड की रचना भी नए जो बजट आया है 2025 का 1 फरवरी को, वो इसमें इसका भी उल्लेख किया गया है। तो फार्मर्स के लिए वो एक अच्छी बात और अच्छा न्यूज़ किया जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट ने न्यू बजट में और ही एक बेनिफिट वाला मुद्दा लाया है कि जो उद्योग पोर्टल जो होता है जिसमें उद्योग आधार मिला जाता है, तो जो छोटे उद्योगकार होते हैं, छोटे रजिस्टर उद्योगकार होते हैं, उसका एक पोर्टल है रजिस्टर उद्योग पोर्टल, जो रजिस्टर ऑन उद्यम पोर्टल बोला जाता है। इसमें माइक्रो एंटरप्राइज वाले लोग काम करते हैं, और माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं, इसमें गवर्नमेंट 10 लाख को क्रेडिट कार्ड देने वाली है, कि जो 5 लाख लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड देने वाली है 10 लाख एंटरप्राइजेस को। ठीक है, तो 10 लाख एंटरप्राइजेस को 5 लाख की जो क्रेडिट जो मिलने वाली है, इसमें वो क्या होगा कि वो जो क्रेडिट लिमिट है इसके हिसाब से वो मार्केट में से ज़्यादा वो अपना रॉ मटेरियल बाय कर पाएंगे, ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेस कर पाएंगे, और इसके हिसाब से वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन निकालेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना प्रॉफिट निकालेंगे, और अपना जो माइक्रो जो इंडस्ट्रीज है छोटी वाली, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, और इसको डेवलप करने में उसको काम मिलेगा, और उसका बेनिफिट भी ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये भी एक छोटे छोटे माइक्रो इंडस्ट्रीज वाले लोग होते हैं, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से वो सोच लिया है। ठीक है, तो इसका भी इसमें उल्लेख किया गया है बजट 2025 में। ठीक है, तो न्यू बजट में अब बात करते हैं एमएसएमई की। एमएसएमई मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका वो क्लासिफिकेशन हुआ, किस एंटरप्राइज को किस कैटेगरी में डाला जाता है। इसकी जो डेफिनेशंस होती है वो कुछ ऐसी है कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हो, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस होते हैं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है पहले 1 करोड़ का था, जो 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते थे उसको माइक्रो बोला जाता था। अब इसकी लिमिट बढ़ा के 2.5 करोड़ की कर दी, मतलब कि 1 करोड़ की इस जगह अब 2.5 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करेगा तब तक उसको माइक्रो में ही गिना जाएगा, ताकि माइक्रो का बेनिफिट उसे अच्छी तरह से मिले। और उसका टर्नओवर पहले 5 करोड़ तक का था, अर्ली ईयरली 5 करोड़ का था, वो बढ़ा के अब 10 करोड़ तक की उसकी लिमिट कर दी गई है। इसलिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि माइक्रो जो होते हैं वो माइक्रो इंडस्ट्रीज वाले, जो एमएसएमई वाले होते हैं, जो माइक्रो में कन्वर्ट किया गया था, जिसकी डेफिनेशन माइक्रो में आती थी, इसका इन्वेस्टमेंट जो 1 करोड़ था वो 2.5 करोड़ तक का हो गया, और टर्नओवर उसका 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का हो गया, ताकि उसको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब स्मॉल एंटरप्राइजेस किसे बोला जाता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज की पहले जो डेफिनेशन थी वो कुछ ऐसी थी कि जिसमें 10 करोड़ का मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो। तो जो 10 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट करते थे उसको स्मॉल एंटरप्राइजेस में बोला जाता, उसकी डेफिनेशन थी, उसका क्लासिफिकेशन था। इसकी जगह 25 करोड़ तक को स्मॉल एंटरप्राइजेस बोला जाएगा, मतलब कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो अब 10 करोड़ से लेके ज़्यादा, मतलब 25 करोड़ से नीचे जितना भी रहेगा, मतलब कि 25 करोड़ तक अब
स्मॉल एंटरप्राइजेस में इसका डेफिनेशन रहेगा, इसका क्लासिफिकेशन रहेगा, और उसका टर्नओवर जो पहले 50 करोड़ का था वो अब बढ़ा के 100 करोड़ तक वो ले गए हो उसका टर्नओवर। वो टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को हिसाब मिला के उसकी इंडस्ट्रीज का कौन से कैटेगरी में आते हैं वो एंटरप्राइजेस, वो इसमें कैलकुलेट किया जाता था। ठीक है, तो अब मीडियम एंटरप्राइज की बात करते हैं तो मीडियम एंटरप्राइजेस जो होता है, जो इसमें इन्वेस्टमेंट पहले 50 करोड़ का लगता था, वो अब 125 करोड़ तक उसकी लिमिट है कि किसी भी इंडस्ट्रीज ने, किसी भी एंटरप्राइजेस ने, न्यू एंटरप्राइजेस ने इन्वेस्टमेंट अपनी फैक्ट्रीज में या तो कोई यूनिट में 50 करोड़ तक करते थे, उसको वो मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में रखते थे। अब वो 125 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी उसको मीडियम कैटेगरी, मीडियम एंटरप्राइजेस के कैटेगरी में ही गिना जाएगा ताकि उसका बेनिफिट उसे मिलता रहे। और इसका टर्नओवर जो पहले था वो 250 करोड़ तक का था, वो 250 करोड़ का बढ़ा के अब 500 करोड़, मतलब कि 500 करोड़ तक का टर्नओवर जब होगा तब तक वो मीडियम एंटरप्राइजेस भी में कन्वर्ट रहेगा। मतलब इसमें ही वो इस क्लासिफिकेशन या तो यही इंडेक्स में, यही कैटेगरी में वो गिना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एमएसएमई को कितना फायदा हुआ इसमें कि जो पहले 250 करोड़ से ज़्यादा जब हो जाता था उसका टर्नओवर, तो उसको जो मीडियम एंटरप्राइजेस का जो बेनिफिट मिल रहा था वो बंद हो जाता था। वो टैक्स में या बिजली बिल में या कुछ न कुछ इसमें से जो होता था उसको बेनिफिट वो बंद हो जाता था और उसको फुल पे करना पड़ता था सब टैक्सेस। इसकी जगह अब वो लिमिट 250 करोड़ से बढ़ा के 500 करोड़ तक की कर दी। ऐसे ही स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है, तो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो पहले टर्नओवर जो करते थे 50 करोड़ तक का, तब तक ही उसे स्मॉल में रखा जाता था। अगर 51 करोड़ का हो गया तो पहले उसको मीडियम एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट कर देते हो, इसका बेनिफिट थोड़ा कम हो जाता था। जितना स्मॉल, जितना छोटा इंडस्ट्री, जितना इसमें बेनिफिट ज़्यादा दिया जाता है। तो अब वो 50 करोड़ से बढ़ा के 100 करोड़ तक जब उसका टर्नओवर होगा तब तक वो स्मॉल एंटरप्राइजेस में ही गिना जाएगा। और माइक्रो की बात करें, इससे भी छोटा, तो माइक्रो में पहले 5 करोड़ तक ही माइक्रो में बोला जाता था, और 5 में से जब भी 6 करोड़ का टर्नओवर जिस भी इंडस्ट्रीज का या तो जिस भी एंटरप्राइजेस का अर्ली होता था तो उसको स्मॉल इंडस्ट्रीज में, स्मॉल में डाला जाता था कैटेगरी में, तो उसका बेनिफिट थोड़ा कम हो जाता था माइक्रो से। तो अब इसकी लिमिट बढ़ा के 10 करोड़ तक कर दी अपने टर्नओवर की। तो अब वो टर्नओवर 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक जब भी रहेगा तब भी उसको माइक्रो एंटरप्राइजेस का जितना भी बेनिफिट होगा, जो भी फायदा होने वाला था, वो सब बेनिफिट फायदा 10 करोड़ तक रहेगा। स्मॉल में 50 से लेके 100 करोड़ तक रहेगा, और मीडियम में 250 मतलब कि 250 करोड़ की लिमिट जो थी, इससे ज़्यादा बढ़ा के 500 करोड़ तक उसको मीडियम एंटरप्राइजेस का बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो एमएसएमई है, इसमें क्रेडिट गारंटी कार्ड की, तो इसमें क्रेडिट भी मिलती है। तो क्रेडिट गारंटी कार्ड का ये मसला है कि एमएसई जो है, इसमें जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसको 10 करोड़ तक का क्रेडिट लिमिट मिलता है। और जो स्टार्टअप करते हैं, जो कोई नई इंडस्ट्री स्टार्टअप करते हैं, तो उसको 20 करोड़ तक की गारंटी, क्रेडिट गारंटी मिलती है गवर्नमेंट की ओर से। और जो एमएसएमई है वो एक्सपोर्ट करती है, और एक्सपोर्ट करती हो फिर भी उसको 20 करोड़ तक का लोन इसको मिलेगा, और इसकी गारंटी गवर्नमेंट लेगी। इसकी गारंटी, क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट लेगी, मतलब कि इतनी उसको क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट की ओर से मिलेगी। तो क्या हुआ कि मोटा मोटी के छोटा से छोटे लोग कोई भी अगर सोचते हैं अपनी इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ने के लिए, कोई ना कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अपना अच्छी तरह से वो काम कर सके ताकि उसके पास पूर्ता फंडिंग मिल जाएगा क्रेडिट गारंटी से। ठीक है, तो ये बात है। अब हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया कि 2025 का बजट बहुत ही मज़ेदार रहा हुआ है, तो इसमें एक और भी एक प्रावधान किया गया है कि जल जीवन योजना का एक प्रावधान किया गया है। जल जीवन योजना का प्रावधान में कुछ ऐसी कंडीशन है कि अभी तक जो पूरा इंडिया, पूरा अपना भारत है, पूरा अपना इंडिया है, इसमें 80% घरों में, 80% गाँव में अभी जो पाइपलाइन से नल द्वारा पानी
प्रोवाइड किया जाता है, पीने लायक पानी, अच्छा पानी पाइपलाइन से प्रोवाइड किया जाता है अपने घर तक। ऐसा 80% एरिया है। अभी भी 20% रूरल एरिया ऐसा है कि जिसमें 20% विलेज ऐसे है कि जहां अभी तक पानी की व्यवस्था कुछ पहुंची ही नहीं है। तो गवर्नमेंट का जल जीवन योजना के अंतर्गत आने वाले 2028 तक का उसका टारगेट है कि हर घर पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंच जाए, ताकि किसी को अपने सर पे कहीं ना कहीं पानी ढूंढने के लिए बाहर जाना ना पड़े और पानी के बगैर किसी का कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, हर घर में पानी पहुंच जाए, अच्छी तरह से पहुंच जाए। तो वो भी एक योजना का प्रावधान किया है और उसका टारगेट उसने रखा है 2028 जल जीवन योजना का। ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में हर एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ योजना कर रखी है। स्टेट गवर्नमेंट को इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रावधान किया गया है इस वक्त, इंटरेस्ट फ्री लोन, और इसका जो फंडिंग है वो 1.5 लाख करोड़ रुपीस तक का है। वो विदाउट इंटरेस्ट वाला लोन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1.5 लाख करोड़ का उसने अलग से फंड बजट में रखा है, ताकि वो कोई स्टेट गवर्नमेंट है उसको कोई ना कोई अपना डेवलपमेंट करना, अपना स्टेट में कुछ ना कुछ नई योजना लानी है, तो 1.5 लाख करोड़ तक की योजना का लाभ ले सकते हैं। और वो आने वाले 15 ईयर्स मतलब कि 50 साल में वो रिफंड कर सकते हैं, तब तक कि ये फ्री इन्वेस्टमेंट लोन, फ्री इंटरेस्ट लोन है। मतलब कि इसमें कोई इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल से उसका इंस्टॉलमेंट हर महीना या तो हर साल जो भी वो डिसाइड करेगा इसके हिसाब से वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता रहेगा और अपनी लोन वो भरपाई करता रहेगा स्टेट का डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और दूसरी है एक अर्बन चैलेंज फंड। अर्बन चैलेंज फंड वो स्पेशली शहरों के लिए है, सिटीज के लिए है, कि जिसके अंदर जो सिटीज का डेवलपमेंट, जो रिकंस्ट्रक्शन, रिस्ट्रक्चर्स, रिनोवेशंस कुछ अच्छा करना है, न्यू डेवलपमेंट करना है, कोई सिटी को जो मॉडर्न सिटी बनाना है या तो कोई ऐसी योजना इसमें डालनी है, तो इसके लिए 11 लाख करोड़ का वो फंड उसने वो रिलीज करके रखा हुआ है कि वो 11 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वो अलग अलग सिटी को डेवलपमेंट करने में यूज करने वाले हैं। और इसमें ये बात है कि कोई क्रिएशंस कुछ हो सकता है, कुछ रीडेवलपमेंट हो सकता है, मतलब पुराना जो भी है उसको तोड़ फाड़ के अच्छा नया भी कर सकता है। कोई रोड रास्ता या तो कोई पानी के लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं, कोई सरोवर बना सकता है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को जो भी यूज आ सके ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो कुछ नया कुछ इसमें स्कोप मिलता रहे आने वाली पीढ़ी को, या तो बिजनेस सेंटर कुछ बना सकते हैं। ऐसा कुछ न कुछ जो डेवलपमेंट करना है सिटीज को, तो इसके लिए 11 लाख करोड़ का फंड का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि सिटीज एकदम मॉडर्न भी आने वाले साल में हो सकता है। ठीक है। तो ऐसा भी फंड का प्रावधान किया है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। आई होप आपको बड़ा और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस पॉइंट था वो मैंने आपको दिखा दिया, जिसमें इनकम टैक्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, डॉक्टर्स, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, गाँव के बारे में, किसानों के बारे में, सबसे बारे में मैंने हाइलाइट्स बता दिया है। अब पूरा मैं आपको बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाने वाला है, तो इतना वीडियो लंबा नहीं करने जा रहे हैं हम। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, बजट के रिलेटेड कोई ना कोई नया आपको नॉलेज मिला है, तो आप मेरी वीडियो को और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसमें बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना और उसको शेयर कीजिएगा, उसमें कमेंट कीजिएगा कि आपको अगला इंफॉर्मेटिव वीडियो क्या चाहिए, फाइनेंस के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, फाइनेंस एजुकेशन के रिलेटेड। तो इसके बारे में मैं आपको कोई ना कोई नई जानकारी देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और आपको वो नोटिफिकेशन इसीलिए ऑन करना है सब्सक्राइब के बाद, ताकि मैं कोई भी वीडियो आपके लिए डालूँ तो सबसे पहले आपके पास वो पहुँच जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आपकी नॉलेज में हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। ठीक है। और बात, आपने अच्छी तरह से इंटरेस्ट से ये सब सुना मेरे को, इसके लिए धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते अगले वीडियो में। तो मैं यहाँ मेरा ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप सभी को जय भारत और जय हिंद।